हेलो एवरीवन। सोशल साइंस के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर थर्ड पॉवर्टी एज अ चैलेंज हम पढ़ रहे थे। इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड हो चुका था। लेक्चर नंबर थर्ड आज स्टार्ट करेंगे। इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कि जो पॉवर्टी जो है उसका ग्लोबल सिनेरियो क्या है। दूसरा, ये जो पॉवर्टी है इसको स्टॉप करने के लिए क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। और तीसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि ये जो पॉवर्टी है बेसिकली इंडिया के लिए, अगर इंडिया में जो पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है उसके पीछे क्या रीजंस हैं ढेर सारे, उसके बारे में आज के ये टॉपिक्स रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात जब करते हैं कि ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो क्या है, कि यानी पूरे वर्ल्ड में जो पॉवर्टी है क्या पहले, यानी अगर 1950 से बात करें या 1900 या 1800 में बात करें, तो वह उस टाइम पे जो गरीबी होती थी, और अभी जब हम 2020 में या 2015 की बात करते हैं यानी 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो ये देखा गया है कि ये जो पॉवर्टी है इसमें सब्सटेंशियल डिक्लाइन हुआ है, नहीं बहुत तेज़ी से इसमें क्या हुआ है, कमी हुई है। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो गरीबी अगर किसी साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में हुआ करती थी, वहाँ पे सबसे तेज़ी से गिरावट आई है। तो वो कंट्री है चाइना में। और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में टोटल 10 कंट्री हैं। म्यांमार, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया, वियतनाम है। इन सारी कंट्री में जो पॉवर्टी किसी ज़माने में एग्जिस्ट करती थी, यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ। और इस डेवलपमेंट के कारण वहाँ के लोगों का जो पॉवर्टी लेवल था वो ऊपर उठ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, लोगों के जॉब्स लगने से, अलग अलग तरीके से। वर्ल्ड बैंक एक संस्था है। वर्ल्ड बैंक जैसे हर एक कंट्री की एक बैंक होती है, सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही यूनाइटेड नेशन का आपने नाम सुना होगा कि टोटल जितने भी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड पूरे बैंक में जितने भी उनके जो हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, तो सेंट्रल बैंक के भी एक बोल सकते हैं कि उनके हेड होते हैं, उस हेड को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि कोई भी अगर कंट्री में गरीबी एग्जिस्ट करती है, पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है, या फिर कोई भी अंडर डेवलप्ड कंट्री वो डेवलपमेंट करना चाहती है, तो ये बैंक क्या करती है, उन कंट्रीज़ को बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करती है उनको, कि आप इतने पैसे लो, 20 साल 30 साल के बाद हमें चुका देना, अपने वहाँ रोड बनवाने हैं बनवा लो, कोई भी डेवलपमेंट स्कीम स्टार्ट करनी है वो करवा लो, या फिर डैम्स बनवाने वो करा, इलेक्ट्रिसिटी करवानी है, पोल्स गांव गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचवानी है, उसके लिए आप हमसे पैसे ले लो, आपके पास पैसे नहीं है तो ये वर्ल्ड बैंक अलग अलग कंट्रीज को डिफरेंट टाइप्स के लोन देती है डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने ही पावर्टी को डिफाइन किया वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया की बात नहीं हो रही है, कि पूरे पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैमिली मेंबर्स 1.25 डॉलर्स, $1.25 अगर पर डे उसकी अर्निंग है, इससे कम है, तो उसको क्या मानेंगे, गरीब मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। 1.25 का मतलब अभी जो है 76 रुपीज़ है अराउंड में। तो इसमें आप 1.25 का मल्टीप्लिकेशन कर लोगे, तो अगर उतना कोई व्यक्ति अर्निंग कर ले रहा है तो उसको बोला जाएगा कि वो पॉवर्टी लाइन के एबव में है। इससे कम है तो पॉवर्टी कैटेगरी में माना जाता है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन की हम बात कर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन क्या करते हैं कि अभी सिंपल सा लॉजिक है कि ये सारे जितने भी कंट्री हैं वर्ल्ड में, उनकी ग्रुपिंग्स हैं। तो किसी भी कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो यूनाइटेड नेशंस में इसका मुद्दा उठाया जाता है कि इसको कैसे निपटा जाए। तो यूनाइटेड नेशन ने कुछ गोल्स सेट किए 2000, तो उसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये सेट किया गया था सन 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से सेट किए गए कि हमको आने वाले 15 ईयर्स यानी 2012 तक, बेसिकली 2012 तक इसको निर्धारित किया गया था कि आने वाले 12 या 15 ईयर्स तक में हमें इन सारे डेवलपमेंट्स गोल्स को अचीव कर लेना है। इसी में एक था कि हमको पावर्टी को भी क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, डेवलपमेंट ढेर सारा करना है। ठीक है। तो ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल है, तो इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेट किया गया, और इसमें ये बोला गया कि जो पावर्टी लाइन है, लोगों की जो पावर्टी लेवल है उसको क्या करना है, उसको डिक्रीज करना है। 90s लेवल, जो 90s लेवल में सपोज जितने गरीब होते थे उनकी लेवल को डिक्रीज कर करके 2015 तक में इसको जो है कंप्लीट कर लेना है। बट ये जो डेवलपमेंट गोल सेट किए थे, जैसे
हंगर को ख़त्म करना है, भूखमरी ख़त्म कर देनी है, स्कार्सिटी ख़त्म कर देनी है, सैनिटेशन, वाटर, सबको पहुँच जो है सुनिश्चित कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं गोल जो सेट किए गए थे, बट जैसे मैंने बताया कि 2000 सेट सन 2000 में इसको सेट किया गया कि इसको अचीव करना है। 2012 तक ये देखा गया कि कोई भी कंट्री बेसिकली इसमें ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। फिर जा कर के, वैसे तो इसकी टाइमलाइन थी 15 ईयर्स की, लेकिन 2012 में जा कर के अब लगने लगा यूनाइटेड नेशंस को ये तो अभी कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ नहीं है। इन्होंने फिर से क्या किया, फिर से ये जो जितने इसमें गोल्स थे ना, इस गोल्स का नाम चेंज कर दिया और उसका डेडलाइन रखा फिर से कि 2015 से लेकर के 2013 तक हमें कुछ 17 गोल्स सेट कर दिए गए, जिसको बोलते थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल हुआ करते थे, इसका तो टारगेट रखा गया था। टारगेट जब अचीव नहीं हुआ तो इसी का नाम चेंज करके और इसी में कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करके उसका नाम रख दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये भी यूनाइटेड नेशन ही संचालित कर रही है। तो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में लाइक ये है कि हमको टोटल 17 गोल्स है, और उस एक एक गोल्स के अंदर में भी ढेर सारे गोल्स हैं। इसी में गोल है जीरो हंगर। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फर्स्ट है उसमें है जीरो हंगर, यानी पूरी दुनिया से भूखमरी को ख़त्म कर देना है 2030 तक। तो 2030 तक अगर भूखमरी ख़त्म कर रहे हैं तो पावर्टी कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं कि जो पावर्टी है इसके काजेज क्या होते हैं। तो बहुत सारे, अगर इंडिया की बात करें तो पावर्टी का बहुत ज़्यादा रीजन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके होने के। सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हिस्टोरिक रीजन्स की बात करें कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे वहाँ जब ब्रिटिशर्स थे तो उन्होंने क्या किया कि जब ब्रिटिशर्स थे तो हमारे वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। कब से 1600 में इन्होंने इंडिया में आया था, आए थे ये बेसिकली, और 1947 में गए, 1947 में गए। तो इतने टाइम पीरियड के दौरान जो है हमारे वहाँ पूरे वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री में हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और हमारे वहाँ हो रहा था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब कि अलग अलग कंट्री में इंडस्ट्री लग रही थी, हमारे वहाँ जो बची कुछ इंडस्ट्री थी उसको तोड़ा जा रहा था, मरोड़ा जा रहा था। ये सारी चीज़ें थी। तो सबसे बड़ा हिस्टोरिक रीजन तो यही है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने ही नहीं दिया। और भी कुछ रीजन्स हैं, उन पर नज़र डालते हैं। पहला रीजन ये है, जो पॉपुलेशन का रैपिड ग्रोथ हो रहा है। लाइक अगर हम बात करें, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 15 करोड़ थी, 15 करोड़ थी, और अभी कितनी है, 135 करोड़ के अराउंड में है। तो ये जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है, ये पॉपुलेशन में ग्रोथ किस रेट से होता है, 17.17% पर ईयर की रेट से। जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 17.7% पर ईयर। तो इस रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। तो जिस रेट से पॉपुलेशन ये ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से लोगों की इनकम थोड़ी ना जनरेट हो रही है। सपोज कोई फैमिली थी, फैमिली में 2 मेंबर्स थे, हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसमें से हस्बैंड ही तो इनकम करेंगे। तो हाउस होल्ड हैं, जो हाउस होल्ड है वो इनकम कर रहे हैं। सपोज दैट इनकी इनकम है 6000 पर मंथ, 6000 पर मंथ। अब इनके आने वाले 2-3 सालों में 4 इनके किड्स हो गए, तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए, 6। बट इनकी इनकम 6 की 6 ही तो है अभी, 4 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो जाएगी सारे। तो अभी हम ये बोलेंगे कि जो अब पूरी फैमिली का ये जो हम बात करते हैं ना, पर कैपिटा इनकम, यानी फैमिली के हाउस होल्ड की इनकम की बात होती है। तो हाउस होल्ड का इनकम क्या था, 2 लोगों के लिए इनकम थी 6 के। अभी इसमें सिक्स मेंबर हो गए टोटल, 4 बच्चे और 2 लोग ही। तो 6 मेंबर के लिए इनकम कितनी है, 6 के ही तो है। तो पहले अब क्या होगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये, अगर ये एक फैमिली की बात हो रही है, इससे इंडिया में तो बहुत सारी फैमिलीज हैं, बहुत सारे एरियाज हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितनी सारी दिक्कतें होंगी। कि मतलब सिंपल सा कि जिस रेट से आपका पॉपुलेशन बढ़ा उस रेट से आपकी इनकम नहीं बढ़ी, और आप पावर्टी लाइन के अंदर में थे, और आप पावर्टी के अंदर और जो है फंसने लगे। ये मेन रीज़न था इंडियन पावर्टी का। दूसरा, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है भी फेल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले, अभी फिर बात करते हैं कि मान लीजिए कि कोई पेरेंट्स थे, उनके पास इतनी ज़मीन थी, ठीक है। अब इनके 4 बच्चे, तो जब वो उनका डेथ होगा तो ये फैमिली क्या होगा, खेत जो है 4 लोगों में बट गई। फिर
अब इस सभी बच्चों की क्या हुई, अलग अलग शादी हुई, उनके भी बच्चे हुए, उनके खेत में चार बट गए। हो क्या रहा है कि जो पहले लैंड का जो साइज होता था ना बहुत बड़ा बड़ा, तो जो लैंड का साइड होता था बहुत बड़ा बड़ा, वो क्या हो गया जैसे जैसे ये फिर से कारण आ जाता फैक्टर पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो लैंड का साइड होता था साइज, वो डिक्रीज होने लगा। तो अब लैंड का साइज जब डिक्रीज होगा तो आप जो उसमें प्रोडक्शन करोगे वो भी तो डिक्रीज होगा, उस प्रोडक्शन से आपकी फैमिली का खर्चा एक साल तक चल पाएगा क्या? नहीं पाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये भी फेल हो गया। दूसरा, जिनके पास जमीन, बहुत सारे ऐसे लोग हुए अभी भी हैं जिनके पास ज़मीन ही नहीं बची, उनके पेरेंट्स के पास इतनी ज़मीन ही नहीं थी कि वो अपने उनकी जो संतान को ट्रांसफ़र करें, तो वो क्या बन गए, लेबरर्स बन गए जो दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं। तो उससे कितनी इनकम जनरेट कर लेंगे वो? साल के 2 से 3 महीने उनकी जॉब रहती है, काम करेंगे, बाकी 9 महीने खाएंगे बैठ के। तो ये बेसिकली हो जाती है कि ये जो उसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज ये भी हैं, इंडस्ट्री जो है हमारे वहाँ, ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया। दूसरा, जो हमारे वहाँ इंडस्ट्रीज हैं ये भी सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड नहीं कर पाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या तो आप लेबर सेक्टर में जा सकते हो या फिर आपके पास कोई प्रॉपर स्किल्स होना चाहिए। तो जब तक आपके पास स्किल्स नहीं होगा, आपको कोई जॉब देगा नहीं देगा। तो दिक्कत से यही बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी फेल हो गया और इंडस्ट्री में भी स्किल ना होने के कारण लोगों को जॉब ना मिली। तो इनकम नहीं होगा तो पॉवर्टी लाइन में तो आप रहोगे, बिल्कुल सी बात है। थर्ड पॉइंट ये है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अभी वो बात हो रही थी ना ये वाली, एग्रीकल्चर सेक्टर फेल कर गया, ये अलग चीज़ है। अब बात हो रही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये बात हो रही है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पता होगा आपको भी, कि उनके पास इतनी सारी ज़मीन है ना कि अब मतलब गांव में हर एक शहर में हर एक स्पॉट पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास 200-300 एकड़ क्या होती है, लैंड्स होते हैं, और किसी के पास बहुत कम होती है। तो ये अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर काम करता है। जिसके पास लैंड है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं वेरियस टाइप्स के डेवलपमेंट वहाँ पे प्रोजेक्ट्स चला जा सकते हैं, वो अपने स्कूल्स बनवा देते हैं, इंडस्ट्री लगवा देते हैं, कोई भी चीज़ें, और उससे इनकम जनरेट कर लेते हैं। जिनके पास नहीं है वो परेशान रहते हैं हमेशा। बट जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए एक लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन एक्ट लाया गया था। लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन एक्ट, हिंदी बोलते हैं भूमि सुधार कानून, लाया गया था। इसमें जो बड़े बड़े जमींदारों के पास जो ज़मीन थी उनसे उनको ले करके जो गरीब लोग थे उनको बांटा गया। तो ये जो लैंड रिफॉर्म्स वाली स्कीम चलाई गई थी, ये भी बेसिकली की तो गई, लेकिन इसने भी जो लोगों की, बहुत सारे जो गरीब लोग थे, रूरल एरिया में रहने वाले लोग थे, उनके उनकी इच्छाओं को कंप्लीट नहीं कर पाए। बेसिकली कानून तो बना कि जिनके पास जो ब्राह्मण हैं या फिर क्षत्रिय हैं, जो जो सब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जिनके पास ज़मीन है, वो ज़मीन अपनी क्या करे, गरीबों में बांट दें। कोई कोई बांटेगा अपनी ज़मीन, नहीं होगा तो इसका पुअर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका लाभ जो है लोगों तक नहीं मिल पाया। ये भी गरीबी का एक बहुत बड़ा रीज़न था। नेक्स्ट रीज़न ही है सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में मेन रीज़न क्या है कि जितने भी गरीब लोग होते हैं, लोगों को गरीब कौन बना देता है कि ये जो लोकल हैं, जो लोग हैं, हमारे इंडिया की बात हो रही है बेसिकली। जब भी कोई हमारे वहाँ सोशल ओकेजन्स पड़ता है, सोशल फंक्शन पड़ते हैं, जैसे फेस्टिवल हो गया, मैरिज हो गया, तो इतना ज़्यादा पैसा हम लोग स्पेंड करते हैं, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, इनकम है 54 और खर्च है 2.5 रुपया, वो वाली जो मुहावरा बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो फेस्टिवल पड़ता है या मैरिज पड़ता है, तो जो पुअर जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, हार्डली बहुत ज़्यादा कम पैसा सेव करते हैं। और सेव तो करते हैं, लेकिन अगर ही अकेजन आ रहा है तो हम देखते हैं कि हमारे एरिया में ये लोग बहुत ज़्यादा इतने लोगों को इनवाइट किए, ये दिया उन्होंने, मैरिज में फेस्टिवल्स में इतना डेकोरेशन कर रहे हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो ये एक मेंटल प्रेशर बनता है जो पुअर्स पीपल हैं, कि इनको भी लगता है अरे यार, मेरे वहाँ भी शादी है, लड़के की है लड़की की है, इतना सारा अरेंजमेंट करना चाहिए, पैसे तो है नहीं, कैसे करेंगे? तो वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं। किससे करेंगे? जो बड़े लोग हैं उनसे करेंगे। तो ये बोरो करेंगे, और बोरो के साथ उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। वो कहाँ से करेंगे? तो इससे पॉवर्टी जो थी, और धीरे 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 इनडेप्टनेस में वो फंसते जाते हैं, उसके शिकार होते जाते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, जो लोगों को गरीब बना देता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई गरीबी को बढ़ावा देने वाली, ये रीजन्स हो गए। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स किया है, गवर्नमेंट्स ने अभी तक क्या स्टेप्स लिया है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए? तो हमारी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ढेर सारे स्टेप्स लिए हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए,
और दूसरा कि जो पॉवर्टी है इसको ख़त्म किया जाए, उसके लिए ढेर सारे प्रोग्राम्स स्टार्ट किए। ठीक है। तो प्रोग्राम्स में सबसे पहला प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। ये स्टार्ट किया गया था, ये प्रोग्राम यानी योजना जो स्टार्ट किया गया था 1993 में। और ये इसलिए स्टार्ट किया गया था कि जो लोग हैं ना वो क्रिएट करें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कैसी ऐसी कोई भी जॉब वो स्टार्ट करें रूरल्स एरिया में या स्मॉल टाउन्स में। ऐसी कोई जॉब्स स्टार्ट करें, खुद की जॉब स्टार्ट करें कि वो खुद भी जॉब करें, दूसरे लोगों को भी क्या करें, दूसरे लोगों को भी उसमें एम्प्लॉयड करें। तो इसके लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट करी थी गवर्नमेंट ने। और इसमें बेसिकली बैंक से जो है उनको लोन दिया जाता था कि आप क्या लेस इंटरेस्ट पे हमसे लोन लो और अपनी कोई फैक्ट्री लगा लो। जैसे आपको मुर्गी पालन ही करना है तो मुर्गियाँ खरीद के पालन करो दो चार लोगों को, और उससे जो इनकम जनरेट होगी आपसे अपनी ब्याज भर देना। दूसरा स्कीम इन्होंने स्टार्ट किया, क्या स्टार्ट किया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये भी लॉन्च किया गया उसके 2 साल के बाद में 1995 में। फिर से आगे ये सेम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल्स एरिया में, ये जो है रूरल्स एरिया और स्मॉल टाउन के लिए था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। और ये बेसिकली जनरेशन प्रोग्राम, ये बेसिकली किसके लिए था, ये केवल रूरल एरियाज़ के था, गांव में जो रहने वाले लोग थे उनके लिए। नेक्स्ट ये था कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना। अगेन स्वरोजगार का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये इसके 4 साल के बाद में स्टार्ट किया गया 1999 में। और ये प्रोग्राम ये करता है कि जितनी भी पुअर फैमिलीज हैं उनको पॉवर्टी लाइन से क्या करना है, एबव लाना है। तो फिर से वही चीज़ें कि बैंक से हम लोन देंगे, आप जॉब करो, ये वाली सिंपल चीज़ें हैं कि अपने अपना खुद का सेटअप करो, बिजनेस सेटअप करो, उससे तो आप पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ जाओगे। एक और स्कीम इन्होंने लॉन्च किया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, फिर से गांव के लिए। ये लॉन्च किया गया सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट ये था कि अंत्योदय अन्न योजना। ये स्टार्ट किया गया कि अंत्योदय अन्न योजना का मतलब कि गाँव गाँव में या शहर में जो भी पुअर से पुअर पीपुल हैं और एल्डर्स हैं, जैसे कि कोई विडो विडो हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, और जो भी पुअर्स हैं उनको क्या करेंगे 35 kg का जो भी राइस है या वेट है उनको जो है 2 या 3 kg पर केजी के हिसाब से उनको जो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये था कि अंत्योदय अन्न योजना। सरकार का ये मानना था कि चूंकि बहुत सारे स्कीम्स स्टार्ट किए गए, लोग जॉब नहीं कर पा रहे हैं, तो जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो उससे बढ़िया है कि उनको खाने पीने के लिए कुछ पहुंचा ही दिया जाए। तो उनको कम रेट पे 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से प्लानिंग ये किया गया, जितने पुअरेस्ट हैं गरीब से गरीब लोग हैं उनके लिए एक कार्ड जारी किया गया जिसको बोलते हैं बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और उनको दे करके ये बोला गया कि इनको धान गेहूँ दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम ये था नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम। ये 2004 में स्टार्ट किया गया। नेशनल फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम मतलब कि आप जब काम करेंगे काम के बदले आपको कुछ फूड दिया जाएगा, ये प्रोग्राम था। लास्ट प्रोग्राम ये था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, इसको आज बोलते हैं मनरेगा बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। ये बेसिकली जो है सितंबर 2005 में स्टार्ट किया गया था रूरल सेक्शंस के लिए, केवल सिटीज़ में नहीं लागू होता है। इसमें ये बोला गया कि जो भी हाउस होल्ड्स हैं, रूरल सेक्शंस के हाउस होल्ड्स हैं, उसमें से मान लो कि एक फैमिली है, तो वो फैमिली के एक व्यक्ति को गारंटी के साथ उनको जो है जॉब दी जाएगी। और वो साल में जो 365 दिन होते हैं उनको मिनिमम 100 डेज का उनको जॉब दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया और ये दिया, और इसके साथ में ये जो है ये जो स्टार्ट किया गया और इसमें सैलरी भी फिक्स कर दी गई कि हम आपको 150 रुपीज़, अभी भी बढ़ता रहता है हर साल, इतने पैसे देंगे। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर साबित हुआ था। ये बहुत ज़्यादा, ये जो कानून है लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में रोज़गार दिया और इससे गरीबी बहुत हद तक कम भी हुई है, क्योंकि पहले किसी फैमिली में लोग जॉब ही नहीं करते थे। अब ये गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हम अपनी तरफ से जॉब दे रहे हैं, तुम करो और आपके पैसे हम आपको दे देंगे। तो ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा। और ये जब स्टार्ट हुआ था सितंबर 2005 में, तो उस टाइम पे 200 डिस्ट्रिक्ट्स में ही अप्लाई किया गया था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में अभी ये लागू है। तो चैलेंजेज अहेड, यानी इतनी सारी पॉवर्टी के रीजंस देखे, गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी उठाए, लेकिन फिर भी जो पॉवर्टी जो है आज तक 0% के लेवल तक पहुंची नहीं है। तो चैलेंजेज अहेड क्या है? तो पॉवर्टी डिक्लाइन तो हुई है इंडिया में, पॉवर्टी डिक्लाइन इंडिया में हुई है।
और अभी भी जो रिडक्शन है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि उसको कैसे करना है। हमें बहुत सारी चीज़ों से फाइट करना है, जैसे कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है, रीजनल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करना है। और हमको जो है, जो पॉवर्टी का डेफिनेशन उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, कि अभी भी ब्रॉड इसलिए क्योंकि केवल पैसे के आधार पे लोगों की इनकम कितनी है, ठीक है, लोगों की इनकम कितनी है, केवल उसी आधार पे हम लोगों को डिसाइड नहीं कर सकते वो गरीब है, क्योंकि उसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। तो जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, उसमें ढेर सारी चीज़ें जो हैं और एड ऑन करना चाहिए कि हाँ इस आधार पर भी अब गरीब हो सकते हैं, इस आधार पर भी हो सकते हैं, इस आधार पर भी हो सकते हैं, अलग अलग सेक्शन पे भी। जैसे कि मिनिमम सबसिस्टेंसेस लेवल ऑफ द लिविंग, यानी आपको जिंदा रहने के लिए आपको कौन सी मिनिमम सबसिस्टेंस, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है रहने के लिए, ये पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। आप गरीब हैं तो जैसे कि आपको मिनिमम कितने अमाउंट में क्लीन वाटर मिले, मिनिमम कितना अमाउंट में क्लीन एयर मिले, मिनिमम आपका घर का साइज कितना होना चाहिए, अगर इन सारे डायमेंशंस को ऐड करेंगे तो एक बहुत अच्छा जो है हम पॉवर्टी का डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। इससे भी बड़ा बिगर चैलेंज ये है कि हम सबको क्या करें, हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, एजुकेशन प्रोवाइड करना, जॉब सिक्योरिटी। कोरोना के टाइम में देख रहे हैं ना, सबकी जॉब चली गई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जॉब सिक्योरिटी, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी जॉब नहीं जाएगी, और जाएगी भी तो आपको सैलरी मिलेगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और उसके साथ में ही जेंडर इक्वालिटी को प्राप्त करना, यानी मेल और फीमेल में कोई डिफरेंसेस ना आ जाए, इसको प्राप्त करना भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग काम है, हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए। अंडरस्टूड? चैप्टर अब कहीं फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।